ज्यादा हमें कानून ना समझाइए आप। अदालत आलिया वहां बैठी है, उसको क्या मालूम यहाँ क्या हो रहा है। और वैसे भी विधि द्वारा स्थापित कानून के तहत, टेढ़े कानून की तीसरे हिस्से की 5वीं आयत के तहत अगर कोई विधि विरुद्ध संगठन का सदस्य होता है तो वो एक कानूनी अपराध है। लेकिन एहतियातन वकील साहब कोई ठोस सबूत पेश कीजिए। हुजूर, इनके घर से एक बागी कोही का खत मिला है, इनको शुक्रिया कहता हुआ। अच्छा, इनका क्या कहना है इसके बारे में? हुजूर, इनका क्या कहना है, ये कहते हैं कि ये खत मेरे घर से दस्तयाब ही नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो उस पे मेरे दस्तखत होते, जैसे मेरे घर से दस्तयाब हुए बाकी कागजात और चीजों पे हैं। पर हुजूर, मेरा ये कहना है कि देखिए, ये तिलिस्मे कोहिस्तान है, यहाँ कोही से कोही जुड़ा हुआ है, तो कागज से कागज जुड़ गया होगा तो कौन सी बड़ी बात है हुजूर। नेचुरली, स्वाभाविक है, स्वाभाविक। और वैसे भी आग बिन धुआं नहीं होता। जी हुजूर। मैं कहता हूं जब धुआं है तो आग है, जब आग है तो मतलब नीयत साफ नहीं। जी हुजूर। जब नीयत साफ नहीं तो निजाम के खिलाफ है। हुजूर। और बयान कीजिए, कोई और ठोस सबूत दीजिए। हुजूर, इनके घर से 2 दस्तावेज बरामद हुए हैं, एक रिसाला अवामी मोर्चे का एक शुमारा है। अच्छा। और एक जुल्म कानून के खिलाफ एक पैम्फलेट है। पैम्फलेट? हुजूर, पैम्फलेट। हाँ हुजूर, पिछले 200 साल की इंसानी तारीख में पैम्फलेट जहां भी मौजूद हुआ है, फितना और फसाद वहां पे कायम है। पैम्फलेट होने का मतलब है फितना और फसाद। हुजूर, अब जब ये बेढप फंसे तो उन्होंने क्या बयान दिया? हुजूर, ये क्या कहेंगे, ये कहते हैं ये चीजें आमतौर से दस्तयाब हैं। अच्छा। और हुजूर, मैं ये कहता हूं कि जो चीज आमतौर से दस्तयाब है वो जब मुजरिम के घर से निकलती है तो खास हो जाती है। चूंकि इनके घर से मुश्तबा और मशकूक चीजें मिली, इसलिए ये मुजरिम है। चूंकि ये मुजरिम है, इसलिए इनके घर से निकलने वाली चीजें मुश्तबा और मशकूक हो गई। हुजूर, साफ बात है, बहुत सामने की बात है। हुजूर, इन्हीं के घर से क्यों? और वैसे भी मैं ये कहता हूं वकील साहब, गीता भक्तगढ़ के घर से ही तो मिलती है, और कहां से मिलती है? खैर, इनके रवैये के बारे में बताइए। रवैया तो हुजूर बहुत सीनाजोरी दिखाते हैं ये लोग। सीनाजोरी? अरे हुजूर, हमारे मुल्क के कोहिस्तान के हुक्काम आला जब अपनी कारकर्दगी करते हैं तो ये लोग रखने डालते हैं। अच्छा। रोड़े अटकाते हैं, पर्चे निकालते हैं, अरे झंडा उठा के सड़क पे आ जाते हैं। हुजूर, ये लोग सिर्फ अवाम में अप्रीति प्रदीप करते हैं। हुजूर, फसाद फैलाते हैं। जब हमारे हुक्काम जाते हैं कि अवाम और सरकार के बीच में मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता कायम हो, ये लोग वहां आके उसमें रखने डालने लगते हैं। तो इनकी कार्रवाइयों से तंग आके जब हमारे हुक्काम आला ने इनसे कहा कि हम तुम्हारी तंजीम को यानी KUCL को देख लेंगे, तो हुजूर जानते हैं इन्होंने क्या कहा? क्या कहा? अरे इन्होंने नजरें चढ़ा के जवाब दिया हुजूर कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हुजूर, अब ये हमें देखेंगे कि हम इन्हें देखेंगे? अपने आप को शहंशाह अफरासियाब समझ रहे हैं कि हमको निगाह कहर से घूरेंगे और हम भस्म हो जाए। निगाह नीचे कीजिए, निगाह नीचे कीजिए, अदालत है ये। हाँ, और कुछ बयान कीजिए। हुजूर, इनकी बीवी ने ISI के किसी फर्नांडिस को खत लिखा था। अरे भाई, हौसला है ईसाइयों का, मिशनरी यहाँ भी घुस गए। हुजूर, ये वो ISI नहीं, ये दिल्ली में एक तकरीबी तंजीम है, समाजी इक़दार वाली। हाँ, कोई भी हो, कोई भी हो। मैं ये कहता हूं, जब आलिम उलमा हमें ये समझा गए हैं कि आप अगर किसी चीज को शराब की मुशाबहत दे के पीजिए तो भी वो हराम है, तो मैं कहता हूं मिलते जुलते नाम वाले इदारे को खत लिखने की जरूरत ही क्या थी? इनका गुनाह पूरी तरह से साबित हुआ। बच्चों की इंसाफ का तकाजा है कि मुजरिम को एक बार अपनी दफा में बोलने के लिए इजाजत देनी चाहिए। आपको अपनी दफा में कुछ कहना है? हुजूर, मुझे अपनी दफा में एक बयान दोहराना है जो आज से 90 बरस पहले इसी इल्जाम के तहत इसी तरह की एक अदालत में दिया गया था। हम किसी और के बयान में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, आप अपना बयान दीजिए। किसका बयान है? हुजूर, वो हम सब के बाप थे। हम सब के बाप? वजाहत कीजिए। हुजूर, बापू। तो बापू कहिए ना, हम सब के बाप कह के अदालत को गुमराह क्यों कर रहे हैं? बयान कीजिए। मैं इस अदालत से ये कहना चाहता हूं कि कानून की जिस दफा के तहत मुझ पर इल्जाम लगाए गए हैं वो सियासी पाबंदियों और जबर के कवानीन का सरताज है।
अगर कोई किसी फर्द या समाज से बदजन है तो उसे उस बदजनी के इजहार का हक है, लेकिन यह कानून बदजनी के इजहार को जुर्म करार देता है। खैर खाही और खैर अंदेशी कानून का सहारा लेकर जबरदस्ती पैदा नहीं की जा सकती। मैंने इस कानून का मुताला किया है और मुझे इस बात पे फख्र है कि हिंदुस्तान की चंद अजीम तरीन हस्तियों को इस कानून के तहत सजा याफ्ता किया गया। मैं भी आज उस सफ में खड़ा हो रहा हूं। मेरा ख्याल है कि ये सरकार बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का नुकसान कर रही है और ऐसी सरकार से बदजन होना कारे खैर है, बल्कि ऐसी सरकार के लिए खैर खाही रखना अपने आप में जुर्म और गुनाह है। डूब मरो ऐसे इंसाफ पे, आंसू बहाओ ऐसे कानून पे जो कमजोरों के लिए तलवार की धार है और जबरदस्त के लिए बागो बहार है, जो अपने लिए नगमे साज है और हमारे लिए मौत की आवाज है। तुम्हारे लिए ही पैदा हुए दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी ही रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम ख्वाबो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। हुजूर, ये सोहराब मोदी के फिल्मी डायलॉग बोल के अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। इनसे कहिए ये सब फिल्मी डायलॉग नहीं चलेंगे, जज्बातियत का मामला नहीं है, कानून की बात है हुजूर। यकीनन यकीनन कानून अंधा है और जज्बात की रौ में आके फैसला नहीं सुनाता है। इनका गुनाह अदालत के ऊपर बिल्कुल साफ तौर से वाज़ेह हुआ। हमारे यहाँ ज़ात से अफजल निज़ाम है, निज़ाम से अफजल अमल है, अमल से अफजल नियत है और इनकी नियत में खोट है। अदालत का फैसला है उम्र कैद। और क्लर्क साहब, ये जरा बापू की फाइल खोलिए, इनका भी केस मशकूक है। अभी वो ये फैसला सुना ही रहे थे कि अमर ने बर्क से इशारा किया। बर्क उसकी सरगोशी सुन के बाहर आया। अमर और बर्क गलियारे में खड़े थे। अमर ने कहा, बेटा बर्क, बेटा यहाँ तो मामला बहुत संगीन है, हमारी भी नीयत साफ नहीं है, यहाँ ठहरना जरूरी, यहाँ अच्छा नहीं है। जी उस्ताद। यहाँ तो बेटा जो तुम बता रहे थे उससे ज्यादा संजीदा मामला है। ये तो मैं समझ रहा हूँ, ये एक हकीम पे मुकदमा चला रहे हैं, पर इन्होंने हजारों को अंदर बंद कर रखा होगा अभी, और हजारों को अपने शहर में गिरफ्तार कर रहे होंगे। बेटा ये तो ऐसा गैर मरई शहर है कि जिसको तोड़ने के लिए बड़ी लंबी अय्यारी सोचनी पड़ेगी। और मुझे पता था कि होना है एक दिन ऐसा ही। ये नस्ल आदम जो है ना, ये जमीन पे यही गुल खिलाएगी। उस्ताद, आपको कैसे मालूम ये आदम कौन है? अबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बाबा आदम, हमारे जिद्दे अमजद अबुल बशर, फिरंगी कहीं का बेवकूफ। अबे तुझे पता है आदम किस मिट्टी से बने थे और क्या हुआ था? नहीं उस्ताद। अबे आदम को जमीन से मिट्टी नहीं मिल रही थी। अच्छा हाँ, फिर फरमाया रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील से कि जाओ जमीन पर और एक मुश्ते खाक लेकर आओ। बहुक्म इलाही हजरत जिब्रील बुलंदी आसमान की तय करके रूए जमीन पर आए और चाहा उस जगह पर कि आज जहां खाना काबा है, और चाहा कि एक मुश्ते खाक जमीन पर से ले, पर जमीन ने उनको रोका और कसम दी कि ऐ जिब्रील मुझसे खाक मत ले, इससे एक खलीफा पैदा होगा कि जिसकी औलाद बहुत आसी और गुनहगार और मस्तूजिब अजाब होगी। मैं मिस्कीन की खाके पा हूं, ताकत और तहम्मुल उस अजाब की नहीं रखती हूं। ये सुनकर हजरत जिब्रील बाज आए, पर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। जमीन ने उनको भी रोका, पर उन्होंने कहा कि तू जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से यहाँ आया हूँ, उसकी नाफरमानी न करूँगा, जमीन से खाक लेकर ही जाऊँगा। बस उन्होंने रूए जमीन से एक मुश्ते खाक ली और बालाए हवा चले गए। तो बेटा उस जबरदस्ती की ली गई खाक से जो नस्ल आदम बनी, तो उसकी खमीर में खोट पैदा हो गए। वो जमीन पर रहेगी तो सरकशी करती रहेगी, हत्ता कि उसे जमीन से उठा न लिया जाए। उस्ताद, तो बेटा इस इनकलाब पर हैरानी क्यों हो कि जमाने का यही दस्तूर है। जंगल कटते हैं, शहर बसते हैं,
जो बस्तियां की वीरान हो गई उन्हें सब रोते हैं, पर अजीजों उन जंगलों को भी तो याद करो जिन्हें इन बस्तियों ने वीरान कर दिया। इस क़त्ते अर्ज़ के वो बुलंदबाला शजर कि हर शजर एक शहर था, हर पत्ता एक कूचा और हर कली एक गली थी, कहां गए बेटा बर्क? यहां तो पिस्सू, खटमल, दीमक, मगज, इंसान, साहिर, कोही सब के सब तिलिस्म में गिरफ्तार हुए जाते हैं। इस तिलिस्म की तदबीर करने के लिए चलो कुछ योग भोग का ज्ञान ध्यान लगाएं, तभी इस शहर से और इस तिलिस्म से निजात मिलेगी। बेशक उस्ताद, कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो। ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है, जहां तहखानों से तहखाने मिले हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। मछलियों में खलबली है, अब सफीने उस तरफ जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं। अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब कैसे नई कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। एक टांग दो। टांग दो। आगे।